31 जनवरी को अवकाश ग्रहण कर रहे अपर जिलाधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह का सम्मान और विदाई करते जिला प्रशासन के लोग जिलाधिकारी बलिया द्वारा स्मृति चिन्ह और अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। परिवार के लोगों को सम्मानित करते कलेक्ट्रेट के कर्मी, ये जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी का सम्मान करते हुए अधिकारीगण। ये समूह फोटो जिलाधिकारी के साथ अपर जिलाधिकारी का परिवार, यह समूह फोटो प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष वेद प्रकाश के साथ सुशील त्रिपाठी, अजय मिश्र और ये संगठन के पदाधिकारीगण बोलते हुए, काफी ऑफिस के कार्यों के दृष्टिगत मैं ये बात कर रहा हूँ, सुरक्षित महसूस करते थे। कोई भी कार्य हो, कभी किसी तरह का तनाव एडीएम साहब के स्तर से नहीं होने पाता था। साथियों, हम लोगों के लिए डीएम के नीचे एक एडीएम का ही पद ऐसा होता है जो एक ढाल के रूप में हम लोगों की रक्षा करता है और उसका पूरी तरह से एडीएम साहब के द्वारा निर्वहन किया गया है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अब हम लोगों के बीच में जिलाधिकारी महोदय आ चुके हैं। मैं इनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। निर्वाचन कार्यालय में बैठे रहते थे और जब हम लोगों का गाइडेंस हमेशा किया करते थे और इसके बावजूद भी सुबह भी सब रेडी हो जाते थे समय से। तो निश्चित रूप से इसके अलावा जैसे हमारे जो हम सभी सरकारी कर्मचारीगण हैं, हम लोगों को पहले ही बताया गया था कि जो जिलाधिकारी होते हैं वो पिता तुल्य होते हैं, यानी उनका काम अनुशासन बनाना होता है, और जो अपर जिलाधिकारी होते हैं वो माँ के समान होते हैं। बहुत सारी बातें आप पिता से नहीं कह पाते हैं, लेकिन माँ से हम सीख कर पाते हैं और कह पाते हैं। पिता तक अगर बात पहुंचानी है तो वो भी हम कहने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से बहुत स्नेह रहा सर का, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक शेर है कि प्यास जिस नहर से टकराई वो बंजर निकली, जिसको पीछे कहीं छोड़ आए वो दरिया होगा। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। अब सबकी ये गुजारिश थी या एक आदेश था कि एक गीत भी, तो एक छोटा सा गीत सर के सम्मान में। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी
नगर है, मुसाफिर हैं हम तो। गजल ही हमारा अनोखा जहां है, गजल प्यार की वो हसी दास्तां है। इसे जो भी सुनता है वो झूमता है, वो जादू है इसमें, कुछ ऐसा असर है, मुसाफिर हैं हम तो। सबके लिए स्पेशल है ये। न कोई थकन है, न कोई खलिश है, मोहब्बत की जाने ये कैसी कशिश है। जिसे देखिए वो चला जा रहा है, जहां में गजल की सुहानी गजल है, मुसाफिर हैं हम तो। यही है हमारा ताल्लुक गजल से, यही है हमारा ताल्लुक गजल से। हम इसके लिए, ये हमारे लिए है, ये अपनी कहानी जमाने में हसरत सभी को पता है, सभी को खबर है, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं। बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है। थैंक यू सर। सर की स्टेमिना आप लोग नहीं देख पाएंगे। पूरे स्टेडियम का 500 मीटर है वो, और सर मारते थे 12 चक्कर, हम लोग मारते थे 10 चक्कर, और हाफ जाते थे, पकड़ नहीं पाते थे इनको। कहना पड़ता था सर थोड़ा धीरे चलिए, धीरे चलिए। तो इस उम्र में मैं, हमको लगता है 20 साल से मैं टहलता हूँ सुबह शाम, क्योंकि हमको लगता है एक आदमी के लिए हेल्थ से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। अगर आपका हेल्थ बना है तो सब कुछ है, परिवार आपका सही है तो सब कुछ है, अन्यथा सब बेकार है। तो हेल्थ में तो साहब एकदम बिल्कुल फिट है। मैं इनसे कहूंगा कि सर आने वाले दिनों में अपने हेल्थ में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। सुबह शाम टहलना जो आप करते थे बिल्कुल मत छोड़िएगा। और रह गया माइंड में इन्वेस्टमेंट, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। जो समय आपको मिल गया, नहीं हो सकता व्यवस्था में पढ़ने को मिला हो, तो गीता के साथ साथ और भी बहुत किताबें हैं जो मोटिवेशनल किताबें हैं, उनके बारे में किताबें हैं। एक किताब में बताऊंगा, आप ब्रूस जोन्स पढ़ लें सर, और थ्राइव पढ़ लें, तो डैन बटनर की लिखी हुई है, हम उसको बार बार पढ़ते हैं। डैन बटनर ने रिसर्च किया है जो 5 ब्रूस जोन्स है दुनिया में, जिसमें सार्डिनिया है, ओकिनावा है, कैलिफोर्निया है। वहां जाके रिसर्च किया है कि लोग 100 साल कैसे जीते हैं। अब पूरा विधिवत इतना डिटेल में लिखा है, इसको फॉलो करें तो आदमी तो 90 साल तो जी लेगा। अगर भगवान करे कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको ब्रूस जोन्स पढ़ा सर, और थ्राइव पढ़ा, दूसरे रिसर्च किया है कि दुनिया के ऐसे पॉकेट है जहाँ लोग अपने को बहुत ज्यादा सुखी महसूस करते हैं। उसको पढ़ें, अपने आप को कैसे पसंद रखें। तो माइंड पर सर इन्वेस्टमेंट करें, आप ज्यादा सुखी रहेंगे। हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करें। मंच पर बैठे हुए अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे, मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय, इस हाल में उपस्थित समस्त उप जिलाधिकारी महोदय एवं कर्मचारी, अन्य अपर जिलाधिकारी महोदय के साथ मुझे 6 महीने का कार्य करने का अवसर मिला, और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा अधिकारी जिन्होंने हर समय हर समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत, हम लोगों ने कोई भी बात बताई उसको उन्होंने तुरंत सॉल्व किया। और मैं हमेशा यही
वो अनुभव करता हूँ कि इतने अच्छे अधिकारी जिन्होंने पूरे कर्मचारियों एवं सभी अधिकारियों को साथ लेकर चलने वाले रहे। मैं सर के रिटायरमेंट के पश्चात उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आयोजन के लिए परिवार में सभी उपस्थित हमारे परिवार के लोग, सभी लोगों ने बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। ऐसे ही खट्टे मीठे मेरे भी कुछ अनुभव हैं, क्योंकि एडीएम सर से संबंधित अनुभव हैं, तो इसलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर बलिया में पोस्टिंग मेरी हुई थी, तो जैसा लगता था कि कोई जंगल में हम जा रहे हैं। और जैसे ही मैं आया तो एडीएम साहब छुट्टी पे चले गए। और जब मैंने पूछा कि क्यों चले गए, तो कहने लगे साहब वो बस जाना चाहते थे, चले गए। और मैं एडीएम में फाल बन गया। फिर इसके बाद सर कुछ दिन बाद फिर आए और लगातार वो काम करते रहे, क्योंकि इलेक्शंस का भी दौर था। बहुत मेहनत की उन्होंने, सभी ने जिक्र भी किया। और इसके बाद जब इलेक्शन खत्म हुआ, फिर सर छुट्टी पे चले गए और फिर मैं एडीएम में पार बना। तो मैं पूरे प्रकरण को इसलिए बता रहा था कि इसमें देख रहा था कि सर बार बार जा रहे थे और फिर लौट के चले आ रहे थे। तो कितना अकबर रहा होगा कि इस जगह पे इतने संघर्ष के पीरियड पे, चूंकि वो दौर सभी ने देखा होगा कि हमें तो जानते हैं कि सारे एसडीएम थे कि जिस समय यहाँ तक ये तैयार थे कि साथ मेरा कोई इस्तीफा ले ले अभी तो बहुत अच्छा है। और सारे लोग परेशान थे, और शायद इसलिए भी परेशान थे कि सब एग्जॉस्ट हो चुके थे। उसी कड़ी में ये चीज़ें घटनाएं घटित हुई। तो एडीएम सर का मैं देखता था कि कैसे अपने आप के मन को तैयार करते होंगे। जाते थे और फिर सोचते थे कि हमें फिर इसे लड़ना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कि जो समस्याओं से घबरा के पूरी तरह से भाग जाते हैं। तो हमको सीखने को मिलता है इसमें। और दूसरी चीज़ सीखने को हमको मिलती है एडीएम सर के बारे में कि विवाद रहित है। हमें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला अभी तक कि एडीएम साहब को शिकायत करता हो या कोई भी इस तरह की निंदा बहुत विशेष करता हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद लगता है कि इसीलिए है क्योंकि आपने अपनी वार्ता में बहुत संयम रखा, किसी कभी अपशब्द नहीं कहा, सहजता से अपनी बातों को रखा। इसी कारण ये शिकायतें नहीं मिली, ये बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ें हमको भी प्रेरणा देती हैं कि हर परिस्थितियों में शांत रहना है, और परिस्थितियाँ गलत भी अगर आती हैं, हमारे विपरीत भी हैं, तब भी थोड़ा सा पीछे जाना है, तो फिर आकर के आगे कई कदम बढ़ जाना है। तो ये सीखने की आवश्यकता है। और सर का मैं इतिहास पढ़ रहा था और मैं समझने का प्रयास कर रहा था कि सर की बहुत बड़ी नौकरी हुई है, और बाराबंकी रहे, सहारनपुर रहे, शाहजहाँपुर रहे, और यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर रहे सहारनपुर रहे, 3 साल रहे। तो मैं सोचने लगा कि एडिशनल कमिश्नर फिर करेंगे यहाँ पे बलिया में, तो एक बड़े पद से फिर यहाँ पे आना, तो परिस्थितियाँ कितनी अजीब गरीब होती रहती हैं। तो सर ने लेकिन फिर भी साहस से अपना एक अच्छा परिचय दिया, और जो हो सकता था इस उम्र में और तमाम परिस्थितियों के दृष्टिगत वो करते रहें। ये सीखने का विषय है। दूसरा, सर से तो मैं यही अनुरोध करूँगा, क्योंकि पता नहीं क्यों लोग मानते हैं कि अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, जैसे लगता है कि वो जिंदगी से रिटायर हो जा रहा है। जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। अगर जापान का कल्चर देखेंगे, कुछ ने थोड़ा जिक्र किया एडीएम साहब ने, तो वहाँ पर क्या है कि नौकरी के बाद जिंदगी शुरू होती है। वहाँ के लोग सारी चीज़ें, नौकरी जब खत्म होती है, क्योंकि 100 वर्ष की उनकी आयु की प्रत्याशा है, तो 100 वर्ष का बड़ा जीवन होता है। तो वो लोग क्या है कि 50-60 साल तक नौकरी करते हैं, और इसके बाद आगे का अपना जीवन जीते हैं, व्यवसाय करते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जीवन के, सभी करते हैं। तो मुझे लगता है कि सर के अंदर हिसाब से ऊर्जा है, और लोगों ने बताया कि भाई सर तो 12 राउंड कर लेते हैं, तो सर तो 100 साल तो जिएंगे ही। और इसके अलावा जो जापान का जो कल्चर है, सर हमें लगता है कि हम लोग 100 साल बाद पता नहीं हम रहेंगे, सर तो रहेंगे। हम लोग देखेंगे सर जो है
मतलब अपने जीवन को, और हमने देखा कि परिवार में काफ़ी इनका सहयोगी और सब रहा है, और सब बड़ी चिंता करते रहे अपनी फैमिली के बारे में, खासतौर से बच्ची के बारे में। तो एक बड़ी बात है, और इससे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है। और सर से भी यही अनुरोध करना है कि कभी कभी सर हम लोग की अगर याद आए तो एक बार फ़ोन कर लीजिएगा। बाकी तो आप लखनऊ में रहते हैं, हम लोग आएंगे तो आपसे जरूर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी एसडीएम, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी कलेक्ट्रेट परिवार के अधिकारी कर्मचारीगण और विभिन्न संघों और उनसे आए हुए पदाधिकारीगण, ये बड़े हर्ष की बात है कि आज एडीएम साहब जो है सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त कर रिटायर हो रहे हैं। और मुझे यहाँ पे 7 महीने हुए हैं और 7 महीने एडीएम साहब के साथ यहाँ पर हमने काम किया है। जब मैं यहाँ आया उससे पहले जस्ट मुझे ज्वाइनिंग के एक दिन पहले एडीएम साहब ने फ़ोन किया और बोला कि मैं एडीएम DP सिंह बोलता हूँ। ठीक है, मैंने पता है कि मेरा आदेश हुआ, मैं कल आ रहा हूँ। और जब यहाँ पे आया और प्रेसिडेंट पे मैंने चार्ज लिया तो बट आप ऐसे DP सिंह क्यों बोल रहे हैं? आपने ये क्यों नहीं कहा कि देवेंद्र प्रताप सिंह? क्योंकि आप पहले अलीगढ़ में मेरे साथ रह चुके हैं, तो DP सिंह से मैं पहचान ही नहीं पाया, मैं कंफ्यूज रहा। पे जैसे ही मिले तो मैंने आप मेरे साथ में रहे हो, अलीगढ़ में रहे हो, में गए और वहाँ पे एसडीएम गवाना थे। और मैं क्या है कि प्रोफेशन पूरा करके आया था, तो मेरी पहली पोस्टिंग जो है एसडीएम कैंट के रूप में थी। और जब मैंने आपको पहली बार यहाँ पर देखा तो आप बिल्कुल थके हुए से, बीमार से, और जैसा कि सीआरओ साहब बता रहे थे छुट्टियों से आए थे। और मुझे पता भी लगा कि चुनाव के दौरान आपकी तबीयत खराब हो गई थी और काफी थके हुए और शायद तो लग रहे थे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जब रिटायर हो रहे तो बिल्कुल चमक रहे हैं। वो ऐसा जो बता रहे हैं कि चुनाव की जो थकान थी उसको पीछे आपने छोड़ दिया और आज अच्छे तरीके से एनर्जेटिक लग रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इस चीज के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप उस दौर से गुजर करके, और जब आप मेंटली इतना परेशान थे, 15-20 दिन आप छुट्टी पे गए थे, जब मैंने तो पता चला कि वो छुट्टी पे गए हुए वापस आएंगे, तो आपको मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके साथ काफी सारी चीजें हमने करी, और जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर महावीर के अखाड़े के जो है जुलूस हुए थे और मुझे आइडिया भी नहीं था, लेकिन एडीएम साहब मुझे लगभग रोज ही बता देते कि आज वहाँ पर जुलूस साथ मैं वहाँ जा रहा हूँ। ऐसे सबसे पहले सिकंदरपुर में था, फिर थोड़े दिनों बाद यहाँ पर बाढ़ वगैरह आ गई, बाढ़ के दौरान और कुछ इलेक्शन का हुआ जो निर्वाचन नामावलियों का है, तो उसमें हमारी प्रोग्रेस खराब हुई तो हम डेली बिजी वगैरह करते थे। यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी होता है, तो जहाँ भी लोग धरना अनशन पे बैठ जाते थे और जब हमारे एसडीएम सफल नहीं हो पाते तो मैं डीएम साहब पे भेजता था कि आप एक बार जाइए। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई, मैं मन से जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ भी मैंने डीएम साहब को भेजा कि भाई आप जा करके देखिए, तो इन्होंने कभी निराश नहीं किया। और अभी सीआरओ साहब ने कई लोगों ने बताया कि सबसे अच्छी बात यह है कि ये कूल है, बिल्कुल शांत स्वभाव के है, और बलिया में अगर कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति है तो वो निश्चित रूप से आपके सफल प्रशासक हो सकता है और सफल अधिकारी हो सकता है। कोशिश करता है ऐसे रिलाना है और भी यहाँ नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन कई जो अधिकारी कर्मचारी जिनकी गलतियां हुई, लेकिन आपने पर्सनली मिल करके बोला कि सर माफ कर दीजिए, छोड़िए, हो जाता है। तो आपने काफी लोगों के लिए मेरे से आकर के इस टाइप से चीजें बोली हैं, तो आपने अपने सबॉर्डिनेट का अच्छे से ध्यान रखा है, तो एक बड़ी अच्छी बात है। और मुझे अभी दिसंबर में ही पता लगा कि आप रिटायर होने वाले हैं, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि आप रिटायर होने वाले हैं। और ऐसा भी लगता भी नहीं कि 60 वर्ष की आप उम्र पूरी कर रहे हैं, भी लगता है कि 2-4 साल बाकी है। तो आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपका भविष्य उज्जवल हो। एक दो चीजें और मैं कहना चाह रहा था, जो एक तो जो बलिया जनपद है वहाँ
वर्क का काफ़ी स्कोप है और बलिया जो है कोई खराब जनपद नहीं है। हम लखनऊ में बैठ कर के सोचते हैं कि बलिया खराब जनपद है, ऐसा नहीं है। आप गाजियाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, वहाँ सब कुछ डेवलप हो चुका, वहाँ काम करने के लिए स्कोप नहीं है। अगर हम अच्छे अधिकारी हैं और हम काम वास्तव में करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को अच्छे अधिकारी की जरूरत है, मेहनती अधिकारी की जरूरत है। और यहाँ पे डेवलपमेंट में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ अगर अच्छे अधिकारी आए और मेहनती अधिकारी आए तो निश्चित रूप से जो है बलिया भी काफ़ी प्रोग्रेस करेगा। और बलिया कि लखनऊ से दूरी और अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने और ये जो बन रहा है कॉरिडोर, उसके बाद में कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि बलिया का बहुत तेजी से विकास करेगा। इसके अलावा जो मैं बात और करना चाह रहा था कि इस सर्विस में जो हम हैं अपनी इच्छा से हैं, ये कोई दबाव से या ऐसा नहीं कि हम केस में जेल में हैं, आजाद हो गए कि उनका पंची या वाली बात वैसा कुछ नहीं है। हम अपनी इच्छा से आए हैं और इस सर्विस के लिए पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। एक 2 साल तक पढ़ाई करना और कितने एग्जाम देते हैं, जब तक सफल नहीं होते तब तक टेंशन में रहते हैं। तो हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जिंदगी क्या है, जिंदगी संघर्ष है। हम पूरी जिंदगी में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। जब से बच्चा पैदा होता है तो थोड़े दिन बाद स्कूल जाना चालू हो जाता है, स्कूल में पढ़ना है और वहाँ रहता है कि हमको टॉप करना, आगे जाना है, नौकरी लगनी है। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो सर्विस में रहते हैं तो हमने इसको अपनी इच्छा से चुना और हमको बिना टेंशन लिए कोशिश करना चाहिए कि हमको अपना बेहतर देना है और तभी इस सर्विस में हम सफल हो सकते हैं। अगर हम इसको बोझ मान के चलेंगे तो 60 साल तक पहुंचना बहुत दूर की खोटी हो जाएगा। 1-2 चीज़ें मुझे और अच्छी पता चली यहाँ पर। एडीएम नमामि गंगे जो है हमारे राजेश गुप्ता जी, इनको कभी मैंने बोलते नहीं सुना, सुनी जो है। मैं साथ मिर्जापुर में रह चुका है, वहाँ पे तहसीलदार थे और प्रमोशन होकर के मेरे समय में आया था। हालांकि उसके बाद मेरी 2-3 पोस्टिंग हो गई और ये भी बलिया में है। तो आज भी मुझे पता चला कि बहुत अच्छे से गाता है, तो प्रतिभाओं की यहाँ पर कमी नहीं है। और कुछ लोग बहुत अच्छे श्रृंगारी गीत गा रहे थे, जैसे एडीएम साहब को बिल्कुल दिखाना चाहते हैं। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो काफी अच्छी चीजें यहाँ पर हुई और काफी खुशनुमा माहौल हुआ। तो एडीएम साहब हमारे रिटायर हो रहे और आपका परिवार आपके साथ है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ और आपको आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सभी उप जिलाधिकारीगण, एडीओ साहब, अभिहित अधिकारी, हमारे बीच उपस्थित कुछ संगठनों के पदाधिकारीगण, कलेक्ट्रेट कर्मचारीगण, आप लोगों के साथ लगभग 2 वर्ष काम करने का अवसर मिला। 2 वर्ष कैसे गुजरे हैं, अभी 6-7 महीने से हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। असली लड़ाई तो उस समय के पहले थी। उस समय क्या कहा जाए, हम और अखिलेश किन परिस्थितियों में कैसे काम करते थे उसका वर्णन नहीं हो पाएगा किसी रूप में। जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टहलने की आदत जो अभी कहेगी स्पीड बहुत ज़्यादा रखते हैं, ऐसा कुछ गुप्ता जी बताए, तो ये काफ़ी पहले से है, आदत में आ गया है मेरे, और उससे कम स्पीड में मैं चल ही नहीं सकता अगर मैं टहलने के मोड से चल रहा हूँ। तो वैसे चहलकदमी करना अलग बात है। मैं अपना सेवा इतिहास बताऊँ सरकारी नौकरी में आने का, उसी से कुछ अनुभव भी साझा हो जाएंगे। सन 89 से मैं सरकारी सेवा में हूँ। पहले सिविल एविएशन में था और संयोग से डीएम सर के शहर जयपुर से ही सेवा आरंभ किया था।
3 साल वहाँ करने के बाद फिर इधर है, क्योंकि वहाँ कभी कभी रात की ड्यूटी लग जाती थी तो बड़ा कष्ट होता था रात की ड्यूटी में। ये नहीं मालूम था कि यहाँ तो 24 घंटे की ड्यूटी है। यहाँ आके परमानेंट 24 घंटे वाली रात की ड्यूटी मिल गई, लेकिन वहाँ से रिजाइन करके आया था, इसलिए वापस लौटने का कोई अवसर बचा ही नहीं था, तो मजबूरी में इसको हमें निभाना पड़ा। फिर आदत में आ गया ऐसे। जो इस सेवा और उस सेवा का अंतर, एक सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज का अंतर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग स्टेट सर्विसेज के ही हैं। मैं 3 ही साल रहा, लेकिन बहुत ही बड़ा गैप है दोनों में सेवा में। कैसे आप वहाँ काम करते हो, कैसे वहाँ आपका या तो टाइम लिमिट है, इतने से इतने बजे तक काम करना है, या आपको इतना काम करना है, उसके बाद आपसे मतलब नहीं है। यहाँ सारा ही काम आपको करना है, चाहे आपसे ऊपर वाले का हो चाहे नीचे वाले का हो। आपको ये मतलब नहीं कि फला आदमी नहीं है तो वो काम रुक जाएगा, वही आपको करना ही करना है। आप अपनी एसडीएम हो तो तहसील की सारी जेब लेखपाल है या नहीं है, आपके लेवल से काम करके रिजल्ट देना ही देना है। तो ये अंतर है। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, वो नहीं है तो फिर भाई वो तो काम नहीं होता। यहाँ स्टेट में असली वेलफेयर स्टेट के रूप में जो काम होता है वो हमने अनुभव किया कि हम करते हैं। आप आपदा में भी काम करते हो, आप एक कलेक्शन में भी काम करते हो, आप दंडाधिकारी भी हो, सारी शक्तियां आपके पास हैं। आप जनता में किस रूप में कब पेश हो रहे हो, वो आप किस कैपेसिटी में काम कर रहे हो, इस पर निर्भर करता है। जहां तक मैंने अपनी सेवा में सीखा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कभी भी कोई ऐसा काम मत करिए, जैसे एक कहावत है ना, जिस पत्तल में खाना खाइए उसमें छेद मत करिए, तो वो काम कभी मत करिए। ये हमारी तरफ से आप लोगों को एक सीख समझिए, रिक्वेस्ट समझिए हमारी, कि आप सरकार की ट्रेजरी से पैसा लेते हो, ऐसा कोई कार्य मत करिए गलती से भी कि सरकार के कोष पर आपके कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। आप उसमें 2 पैसा न जोड़ पाए वो बात अलग है, लेकिन गलत रूप से वो पैसा न निकलने पाए। अब वो संपत्ति नहीं निकल ले पाए, वो संपत्ति भू संपत्ति हो सकती है या सीधे वित्तीय संपत्ति हो सकती है। तो ये सब चीजों में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा आप जब परेशानी में फंसेंगे तो कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरी बात, जो नियम कहता है, नियम बहुत ही क्लियर कट है, जितना लिखा है उतना ही पढ़ा जाता है, न उसमें कम न उसमें ज्यादा है। तो उतना ही करिए जितना आपको नियम बता रहा है। एक और बात जो सर ने अलीगढ़ का उदाहरण दिया, वहां पर मैं बड़ी हार्ड वाटर में एक बार आ गया था। अक्सर मैं कहता हूँ आप लोगों से कि वो काम कभी मत किया करिए, इलेक्शन पिटीशन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा भी करें।